मायरा जैसे ही अपने कमरे में आती है उसे बहुत गंदी बदबू महसूस होती है। घबराकर वह दरवाजे पर ही रुक जाती है। उसे ऐसा लग रहा था मानो बदबू से उसका दम घुट जाएगा। कुछ देर कमरे के अंदर अगर मायरा रुक जाती तो ज़रूर कमरे में बेहोश होकर गिर जाती। इसलिए एकाएक रुककर पीछे पलट जाती है और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने ही वाली होती है। रुक जाओ, पीछे से रोहन की आवाज़ आती है। तेज आवाज़ के कारण डर के मारे मायरा वहीं खड़ी हो जाती है। मेरे पास आओ, रोहन इशारा करता हुआ उसे अपने करीब बुलाता है। लेकिन मायरा टस से मस नहीं हो रही थी। एक जगह स्टेचू बन खड़ी थी। मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? इधर आओ मेरे पास। गुस्से में बहुत तेज रोहन चिल्लाकर बोलता है। लेकिन मायरा फिर भी नहीं सुनती और जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह जाती है। मैं क्या किसी मूर्ख से बात कर रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? और भी तेज चिल्लाकर रोहन बोलता है और हाथ में पकड़ा हुआ एसी का रिमोट जोर से जमीन पर पटक देता है, जिसे देखकर मायरा डर के मारे दुबक जाती है। रिमोट टूटकर चूर चूर हो जाता है। दरवाजे को बंद करो और मेरे पास आओ। इस बार मायरा रोहन की बात को नहीं टाल पाई, क्योंकि रोहन बहुत गुस्से में था, जो मायरा को अच्छे से दिख रहा था। दरवाज़ा बंद करके रोहन के सामने अपना सर नीचे करके खड़ी हो जाती है, एक कैदी की तरह। उसे पता था कि अब उसकी एक नहीं चलने वाली। रोहन उसे छोड़ने वाला नहीं है। तुम कमरे में आकर अचानक वापस क्यों भाग रही थी? रोहन मायरा को ऊपर से नीचे घूरता हुआ देखता है। फिर भी मायरा चुप रहती है, कोई जवाब नहीं देती। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है क्या? तुम गूंगी बहरी हो या फिर पत्थर की मूरत हो? रोहन इस बार और गुस्सा हो गया और उसके हाथ की कलाई को पकड़कर जोर से अपनी ओर खींचा, जिससे मायरा बेड पर पड़े रोहन के ऊपर आकर गिरती है। गिरने के बाद मायरा को होश आता है कि यह क्या हो गया। वह अचानक पीछे हटना चाह रही थी, लेकिन उसको रोहन ने बहुत कसकर पकड़ लिया था, जिसे छुड़ा पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यह पकड़ किसी ताकतवर आदमी की थी। मैंने तुमसे कहा था कि हर रोज़ तुम्हें अपना जुर्माना भरना पड़ेगा, और अभी दिन ही कितने हुए हैं? तुम अभी से मुझसे भाग रही हो, इस कमरे से भाग रही हो। अभी तो सारी ज़िंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है। किस तरह गुजार पाओगी अपनी ज़िंदगी? उसके सर से उसका पल्लू हटाता हुआ दूर फेंक देता है, जिसे देखकर मायरा गुस्से में आग बबूला हो जाती है। मैं आपका हर जुर्माना भरने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आप बिल्कुल होशो हवास में रहें। अगर मुझे मेरे किए की सज़ा देनी ही है आपको, तो फिर होशो हवास में मेरी आंखों में आंखें डालकर सजा दो, ना कि नशे की हालत में। बहुत गुस्से में मायरा रोहन से कहती है, जिसे सुनकर रोहन गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपना हाथ उठा देता है मायरा के ऊपर। उसके गाल पर इतनी जोर का थप्पड़ मारता है कि पांचों की पांचों उंगली उसके गाल में गड़ जाती हैं। मेरी तुमसे यह भी बात हुई थी कि कभी भी तुम मुझसे घमंड में बात नहीं करोगी, पत्नियों के जैसा मेरे ऊपर हुक्म नहीं चलाओगी। आइंदा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर बात ही करनी है तो अपनी औकात में रहकर बात करो, वरना एक पल नहीं लगेगा तुम्हारा सारा घमंड तोड़कर रख दूंगा। रोहन चिल्लाता हुआ मायरा को सब कुछ याद दिलाता है। मायरा की आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। जाओ, जाकर नाइट ड्रेस पहन कर आओ और ज़रा अच्छे से तैयार होकर आना। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, देर नहीं होनी चाहिए। खुद को संभालती हुई मायरा उठकर तेजी से भागते हुए वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में जाते शीशे के सामने खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगती है। यहाँ उसे रोना तो बहुत आ रहा था, लेकिन एक सुकून भी महसूस हो रहा था। और वह सोचने लगती है, आखिर रोहन किस जन्म का बदला मुझसे ले रहा है, जो मेरे साथ इतना खड़ूस जैसा व्यवहार करता है। वह जितना ज़्यादा रोहन के बारे में सोच रही थी, उतना ही ज़्यादा उसे रोना आ रहा था। अब कर भी क्या सकती थी, जो होना था हो गया। अब जाती भी तो कहाँ जाती, और करती भी तो क्या करती। दोनों ने एक दूसरे को जो सोचा समझा था, सब गलत हो गया। बहुत बुरा हुआ था दोनों के साथ। सुबह सुबह पक्षियों की आवाज़ से मायरा की नींद खुलती है। जैसे ही उसने करवट बदली और मुड़कर दूसरी तरफ देखती है, तकिए को पकड़कर रोहन आराम से सो रहा था। उस समय कितना मासूम और बेखबर दिख रहा था रोहन। जिस दिन उसे गुस्सा आता था उस दिन बहुत तड़पता था, रातों को सोता हुआ भी जागता था। यही कारण था कि मायरा को यह सब झेलना पड़ रहा था। अपने स्वाभिमान को भी कुचलना पड़ रहा था।
अपने जिस्म और दिलो दिमाग को कष्ट पहुंचाना पड़ता था, तब जाकर कहीं वह चैन की नींद सो पाता था। और कल रात को भी यही हुआ। मायरा को अपनी तकलीफों और गुस्से का शिकार बनाकर खुद सुकून और चैन की नींद सो रहा था। फिर भी मायरा अपनी किस्मत को कभी गलत नहीं कहती थी। बहुत सब्र था उसके अंदर। जैसे ही वह बेड से उतरने लगती है, अचानक रोहन के ऊपर से कंबल हट जाता है, जिसे देखकर मायरा एकटक उसे निहारने लगती है। कितना हैंडसम बनता है, खूबसूरत हट्टा कट्टा, जैसा एक मर्द को होना चाहिए। बिल्कुल वैसा ही दिखता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी थी। उसकी हर रात काली थी, हर सपने अधूरे थे। उसकी हर रात तड़पती हुई गुजरती थी। और यही कारण था कि उसे एक नासूर इंसान बना दिया था, जिसे झेलना रोहन को कम पड़ रहा था, जबकि मायरा को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। इसी तकलीफ को याद करके मायरा उसे देखे जा रही थी। जब अचानक रोहन करवट बदलता है, मायरा डर जाती है, क्योंकि इस समय रोहन की नींद खुलना किसी तूफान से कम नहीं होगा। इसलिए अपनी सांसें रोके मायरा चुपचाप खड़ी हो जाती है। और जब तक उसे तसल्ली नहीं हो जाती कि दोबारा रोहन गहरी नींद में सो चुका है, बेड से नीचे नहीं उतरती है। थोड़ी देर बाद जब लगा कि रोहन सो चुका है और गहरी नींद में है, तो चुपके से उसे कंबल से ढककर खुद धीरे से उठ जाती है। उठते ही मायरा अपनी सासू माँ के कमरे में जाती है, जो मायरा का इंतजार में ही बेड पर लेटे लेटे अपनी निगाहें दरवाजे पर लगाई थी। मायरा बहू, तुम आ गई, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, रोहन की मम्मा कहती हैं। मायरा बेडरूम से निकलकर सीधे रोहन की मम्मा के कमरे में जाती है। अंदर आते ही अपनी सासू माँ से तबीयत के बारे में पूछती है और साथ ही उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। मायरा को सुबह सुबह अपने कमरे में देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और उसके सर पर हाथ रखकर उसे बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं। खुश रहो बेटा, सदा सुहागन रहो, और ना जाने क्या क्या बोलती हैं। मायरा मुस्कुराती हुई अपनी सासू माँ की बातें सुनती रहती है और फिर थोड़ी देर बाद बड़े प्यार से उन्हें उठाकर बैठा देती है, क्योंकि मायरा की सासू माँ शोभा जी कुछ दिनों से बहुत बीमार चल रही थी। इस कारण उनसे उठना बैठना नहीं हो पाता था, यहाँ तक कि उन्हें कभी कभी खाना भी खिलाना पड़ता था। शोभा जी मायरा से कहती हैं, मायरा बहू, जब से तुम इस घर में आई हो, मेरी सारी परेशानी तुमने अपने सर ले लिए, वरना इतनी सुबह सुबह मुझे कोई कहाँ उठाने वाला था। न जाने कितनी देर तक मैं ऐसे ही पड़े रहती थी। बाथरूम तक जाने के लिए मुझे मेड का इंतज़ार करना पड़ता था। मायरा, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें भगवान बहुत खुश रखे। चलो अच्छा है माँ, किसी को कोई फ़ायदा तो हुआ मेरे यहाँ आने से। आपकी तकलीफ़ कम हो गई, मुझे भला और क्या चाहिए। मायरा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, भगवान तुम्हें इस बुढ़िया की सेवा करने के बदले बहुत खुश रखेगा। वैसे मायरा बेटा, रात को रोहन कब आया था? सासू माँ पूछती हैं। थोड़ा लेट आए थे, मैं उसका इंतज़ार कर रही थी, कल मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? होश में रहता तभी तो मिलने आता। शोभा जी मायरा की बात भली भांति समझ जाती हैं। उसने तुम्हारे साथ कुछ बदतमीजी तो नहीं की? माँ, अब फर्क भी क्या पड़ता अगर उसने बदतमीजी की भी तो? फर्क पड़ता है बहू, अब तुम इस घर की बहू हो और रोहन की पत्नी। रोहन को तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए, ना कि तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा करना चाहिए। शोभा जी बहुत परेशान हो रही थी रोहन और मायरा की परेशानी से। जब होश में रहेगा तब तो ख्याल करेगा ना मेरा। जब भी घर आता है होश में नहीं रहता, और जब होश में रहता है तब वह काम में बिजी रहता है। बहुत आराम से मायरा बोलती है। मायरा, मैंने तो सोचा था शादी के बाद रोहन बदल जाएगा, लेकिन शोभा जी अपनी बात कहते कहते रुक जाती हूँ। जानती हूँ माँ, वैसे भी यह शादी आपकी और मेरी मर्जी से हुई है। अगर इस शादी में उनकी भी मर्जी होती तो शायद बदल जाते। मायरा की बात सुनकर शोभा जी बिल्कुल चुप हो जाती हैं, क्योंकि मायरा सही कह रही थी। लेकिन मायरा, तुम मेरी एक बात सुनो। तुम रोहन को अपनी मनमानी मत करने दो। उसे उसके हालत पर मत छोड़ो, बल्कि उस पर हक जताया करो कि अब तुम उसकी पत्नी हो। उसे तुम एहसास कराओ कि तुम सिर्फ उसकी हो और रोहन सिर्फ तुम्हारा है। एक दिन रोहन ज़रूर समझेगा, उसका दिल भी पिघल जाएगा। वैसे भी तुम में कोई कमी नहीं है, दिल की अच्छी हो और इतनी खूबसूरत हो। बहुत प्यार से शोभा जी मायरा को समझाती हैं। नहीं माँ, आप नहीं जानती, मेरा ऐसा कहने से वह और गुस्सा हो जाते हैं, और मेरे बताने से थोड़े ना वह मेरे हो जाएंगे, और मैं उनकी। सच्चाई क्या है यह आप भी जानती हैं। इतना कहकर मायरा चुप हो जाती है।
लेकिन बहू, जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती। जैसा हम चाहते हैं वैसे नहीं गुजरती। रोहन तो पागल है, उसे समझाने की कोशिश करो बेटा। प्लीज़ माँ, अब रहने भी दीजिए। कोई फ़ायदा नहीं है, मैं उसे समझा समझा कर थक चुकी हूँ। मैं आपके लिए अभी चाय बना कर लाती हूँ, जब तक आप न्यूज़ देखें। मायरा अपनी सासू माँ को चुप कराते हुए उनके लिए टीवी में न्यूज़ चैनल लगा देती है और रसोई में उनके लिए चाय तैयार करने चली जाती है। थोड़ी ही देर में अपनी सासू माँ के लिए चाय और कुछ सूखा नाश्ता लेकर आ जाती है, जिसे देखकर शोभा जी कहती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, समय समय पर मुझे नाश्ता और दवाई देने के लिए। माँ, आप भी कमाल करती हैं। माता पिता की सेवा करना तो हमारा फ़र्ज़ होता है, इसमें धन्यवाद कहने की क्या ज़रूरत है। बल्कि मुझे तो आपकी सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है। मायरा बहू, सचमुच मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम्हारे जैसी बहू मेरे घर आई, वरना आजकल की लड़कियां तो अपना फ़र्ज़ निभाना ही भूल जाती हैं। आते ही बड़े बुजुर्गों से अपनी नज़रें चुराने लगती हैं। थोड़ी देर बाद मायरा रसोई घर में चली जाती है, रोहन के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए। बहुत देर हो जाती है, अभी तक रोहन कमरे से बाहर नहीं आया। इसलिए घबराती हुई मायरा खुद देखने जाती है, लेकिन रोहन बेडरूम में नहीं दिखता। तभी उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर मायरा समझ जाती है कि रोहन ज़रूर नहा रहा होगा। मायरा शांति से आगे बढ़कर बेड ठीक करने लगती है। तभी अचानक रोहन वॉशरूम से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर मायरा गुड मॉर्निंग कहती है। मायरा की आवाज़ सुनकर रोहन चौंक जाता है और उसकी तरफ पलटकर देखने लगता है। रेड कलर की खूबसूरत साड़ी में बहुत ही जच रही थी। चेहरे का रंग निखर कर आ रहा था। उसके चेहरे पर रात की कोई भी बात दिख नहीं रही थी। उसका चेहरा खिला खिला बहुत खूबसूरत और सभी बातों से अनजान दिख रहा था। रोहन उसे देखकर देखता ही रह गया। गीले खूबसूरत बाल ऐसे लहरा रहे थे उसके कमर तक, जिससे मायरा बहुत हसीन दिख रही थी। मायरा चुप्पी तोड़ते हुए कहती है, अब आपकी तबीयत कैसी है? जिसे सुनकर रोहन चौंक जाता है। मेरी तबीयत को क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जी हाँ, अभी आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन रात को। रोहन मायरा की बात को समझ जाता है और अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर लेता है शर्म के मारे। तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो आप समझ नहीं रहे हो। रोहन गुस्से से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। मैं क्या समझता हूँ और क्या नहीं, यह बताने वाली तुम कौन होती हो? तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा अच्छा होगा। गुस्से से उसे देखते हुआ रोहन बोलता है, क्यों मतलब नहीं होना चाहिए? अब मैं आपकी पत्नी हूँ, कोई नौकरानी नहीं। मैं अपनी पत्नी को एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं समझता। बड़े ताव में आकर रोहन बोलता है, तो फिर शादी करने की क्या ज़रूरत थी? मायरा सब कुछ जानती थी, फिर भी यह सवाल रोहन से कर बैठी। क्योंकि मुझे इस घर के लिए एक नौकरानी की ज़रूरत थी, जो मुझे और मेरी बीमार माँ की देखभाल अच्छे से कर सके। इसलिए तुमसे शादी की थी। लेकिन आपकी ज़रूरत तो कोई भी नौकरानी पूरी कर सकती थी। मेरी क्या ज़रूरत थी? हाँ, कर सकती थी, लेकिन सिर्फ घर की ज़रूरत है और माँ की ज़रूरत है। मेरी ज़रूरत वही पूरी कर सकती थी जिसके साथ मैं शादी करता। आप शादी काव्या से भी कर सकते थे। आपकी ज़रूरत वह भी अच्छे से पूरी कर सकती थी। फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? नहीं, उससे मैं शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह आजकल की लड़कियों जैसी अपने आप में मस्त रहने वाली थी। तुम्हारी तरह नीच हरकत वाली लड़की नहीं थी, जिसने मुझ पर और मेरे घर की दौलत पर बुरी नज़र डाल रखी थी न जाने कब से। काव्या ऐसी लड़की नहीं थी। काव्या अपने काम से मतलब रखती थी, उसकी नीयत गंदी नहीं थी। रोहन मायरा को इतना नीचे गिरा देता है, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देता है। उसकी बातें सुनकर मायरा बहुत दुखी हो जाती है। रोहन एक पल में ही उसे उसकी नज़रों से गिरा देता है। उसका पत्नी होने का सारा घमंड तोड़ देता है। अब मायरा कुछ कहने के काबिल नहीं बची थी। वह बिल्कुल चुप हो जाती है। तुम क्या समझती थी मैं तुम्हारी नीयत से अनजान हूँ? क्या मैं नहीं जानता कि तुमने मुझसे शादी क्यों की है? रोहन मायरा की आंखों में आंखें डालकर ताने कसने के अंदाज में कहता है, रोहन, आज मुझे सचमुच बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। रोहन, आप वाकई नहीं जानते हो कि मैंने आपसे शादी क्यों की। अगर आप जान जाते तो मुझसे ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे दौलत की भूख थी तो यही सही, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि मैं इस बात से खुश हूँ कि मुझे अब आपका नाम मिल गया है। यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। वाह, क्या बात है! तुम जो चाहती थी तुम्हें मिल चुका है। अब तुम खुश रहो और बिना मतलब पत्नी वाला मुझ पर रोब झाड़ना छोड़ दो।
मेरे मामले में तुम्हें दखलंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले रोहन कुछ और कहता कि दरवाजे पर कोई आ जाता है। रोहन बाबू, आपको नीचे मैम साहब बुला रही हैं। कब से वह नाश्ते की टेबल पर बैठे आप दोनों का इंतज़ार कर रही हैं। यह बंगले के नौकर की आवाज़ थी जो कमरे से बाहर खड़ा होकर बोल रहा था, जिसे शोभा जी ने दोनों को बुलाने के लिए भेजा था। मायरा अपनी आंखों में आए आंसू को साफ करते हुए बाहर निकल जाती है। शोभा जी के बुलाने पर मायरा और रोहन दोनों नीचे आ जाते हैं। नाश्ता करते समय बिल्कुल सन्नाटा था, कोई कुछ नहीं कह रहा था। यह सब देखकर शोभा जी को कुछ कुछ समझ आ रहा था, लेकिन इस समय कुछ कहना बेहतर नहीं समझती थी। इसलिए वह भी चुपचाप अपना नाश्ता फिनिश करके अपने कमरे में चली जाती हैं और रोहन ऑफिस के लिए निकल जाता है। मायरा अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। शाम के करीब 7 बजने वाले थे। अब तक रोहन का अता पता नहीं था। अब तक वह ऑफिस में ही काम कर रहा था। लगभग 10-11 घंटे हो चले थे। बिना कुछ खाए पिए अपने काम में बिजी था। तभी अचानक उसके बहुत क्लोज फ्रेंड का कॉल आ जाता है। हेलो, मैं करण बोल रहा हूँ। हाँ बोलो करण, क्या बात है। बात कुछ खास नहीं, बस मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ कि तुम रात के फंक्शन में आ रहे हो या नहीं। नहीं यार करण, मैं नहीं आ पाऊँगा, वैसे भी मुझे बहुत काम है। जानता था यार रोहन, तुम ऐसे ही मना कर दोगे फंक्शन में आने से। बल्कि मैं ही नहीं, हमारे ग्रुप के सारे दोस्त यही कह रहे थे। ताना मारते हुए करण रोहन से कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो, क्या मतलब है तुम्हारा। कल रात तुमने ड्रिंक करके अपनी हालत इतनी ख़राब कर रखी थी। शायद तुम्हें याद भी नहीं है, लेकिन हम लोगों को याद है। इसलिए हम सब मिलकर बातें कर रहे थे कि रोहन आज रात के फंक्शन में नहीं आएगा। क्या हुआ मेरी हालत को, ठीक ठाक तो हूँ। क्यों बेकार की बातें कर रहे हो। रोहन अनजान बनते हुए बोलता है। करण को कल रात को बहुत गुस्सा आ रहा था रोहन पर, क्योंकि लाख मना करने के बावजूद भी ड्रिंक लेता जा रहा था। इसलिए आज उसका अच्छे से क्लास ले रहा था और ताने मार रहा था। मैं उस फंक्शन में कभी नहीं जा सकता जहाँ वह भी हो। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। यह बात तुम भी जानते हो, बहुत मुश्किल होगा उससे सामना करना। और अगर तुम्हें मेरा इतना ही ख्याल था, फिर तुमने उसे क्यों अपनी इन फंक्शन में इनवाइट किया। यार रोहन, तुम तो मेरे बहुत करीबी दोस्त हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ना चाहते हुए भी इनवाइट करना पड़ता है। ना चाहते हुए भी मैंने उसे भी इनवाइट किया है, लेकिन मुझे क्या पता था उसके साथ तुम्हारा। कहते कहते करण रुक जाता है। जानता हूँ तुम्हें पता नहीं था, लेकिन मेरे करीबी दोस्त होने के नाते तुम्हें समझ होनी चाहिए थी। यार तुम्हारी प्रॉब्लम मैं समझता हूँ, मुझे समझ थी, इसलिए तो मैंने तुम्हें मायरा भाभी के साथ फंक्शन में आने के लिए कहा था। तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। उसे लेकर मैं क्यों आता। बहुत गुस्से में रोहन करण से कहता है। भाभी को साथ लेकर आने के लिए इसलिए कहा था कि सामने वाले को भी पता चल जाएगा कि तुम शादीशुदा हो और अपनी शादी से बहुत खुश हो। तुम्हारे लिए अच्छा होगा यह एहसास कराना सामने वाले को कि किसी के होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। करण की बात सुनकर रोहन सोचने लगता है। करण सही कह रहा है, यह बात इतने दिनों से मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई थी। देखो रोहन, तुम सिर्फ तड़पना मत सीखो किसी को देखकर, बल्कि सामने वाले को भी तड़पाना सीखो। क्योंकि खुद तड़पते रहना समझदारी की बात नहीं, किसी को तड़पाकर भी मज़े लेना सीखो। सच कहता हूँ यार, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। एक बार मायरा भाभी के साथ फंक्शन में आ जाओ, अपनी लाइफ को इतना इंजॉय करो और ऐसा बनाओ कि सामने वाला देखकर सोचने लग जाए कि आखिर उसके हाथ से क्या छूट गया, और अपने आप पर उसे पछतावा हो। करण की बात रोहन के दिलो दिमाग में बैठ जाती है। शाम काफ़ी हो चुकी थी। वह भागता हुआ घर वापस आता है। इतनी तेज़ी से आता है कि वह बहुत जल्दी घर पहुंच जाता है। अपनी कार से उतरकर दौड़ता हुआ घर के अंदर आता है। अपनी माँ को देखकर हालचाल पूछता है। रोहन का यह अंदाज देखकर शोभा जी भी आश्चर्यचकित रह जाती हैं। आज रोहन को क्या हुआ, इतना बदला हुआ व्यवहार क्यों कर रहा है। माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है। तेज कदमों के साथ चलता हुआ रोहन अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। बेटा रोहन, मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन आज तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। बहुत बदले बदले से लग रहे हो। माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था आज रोहन को हुआ क्या है, इतनी जल्दी कैसे चेंज हो गया। मैं ठीक हूँ माँ, लेकिन वह क्यों नहीं दिखाई दे रही। किसके बारे में पूछ रहे हो। माँ को सब समझ आ रहा था, लेकिन उसके मुंह से उसका नाम सुनना चाहती थी।
वही जो आपके आगे पीछे दिन भर लगी रहती है और घर का सारा काम संभालती है। रोहन उसका नाम लेना बिल्कुल नहीं चाह रहा था। अच्छा अच्छा, तुम खुशबू की बात कर रहे हो, वह तो रसोई घर में खाने की तैयारी कर रही है। आज बहुत लेट आई बेचारी, शायद घर में उसकी माँ बीमार है। माँ, आप समझती क्यों नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बहुत गुस्सा होते हुए रोहन कहता है, वह जो आपकी बहुत चाहती है इस घर में। क्या नाम है उसका? हाँ, मायरा, उसी की बात कर रहा हूँ तब से। अच्छा अच्छा बेटा, तो ऐसे क्यों नहीं बोलते कि मैं अपनी पत्नी की बात कर रहा हूँ। वह कहाँ गई होगी, घर में ही कहीं काम में लगी होगी या फिर अपने कमरे को ठीक कर रही होगी। माँ सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने का नाटक बहुत अच्छे से कर रही थी और रोहन का चेहरा देख रही थी। माँ, मुझे उससे काम है, इतना कहते हुए तेज कदमों से रोहन अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। मायरा ना चाहते हुए भी उसका नाम पुकारता है। काम करते हुए अचानक वह पलटकर देखती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रोहन इतने प्यार से उसका नाम पुकार रहा है। क्या आपने मुझे पुकारा? मायरा भी अनजान बनते हुए रोहन से पूछती है। हाँ यार, मैं तुम्हें ही बुला रहा हूँ, मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मायरा खुद को संभालते हुए उसके पास आ जाती है। मायरा का दिल बहुत घबरा रहा था, ना जाने रोहन क्या कहने वाला है। आखिर पहली बार रोहन ने मुझे इतने प्यार से मेरा नाम लेकर पुकारा है। अचानक उसे क्या हो गया? जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं? रोहन के सामने खड़ी होकर मायरा पूछती है। मेरे दोस्त करण को जानती हो? जी हाँ, सर हिलाते हुए मायरा कहती है। आज उसके घर में फंक्शन है। पहली बार रोहन मायरा से इतने करीब आकर बातें कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जिस लड़की को हमेशा दुत्कार देता था, अच्छे से बात तक नहीं करता था, आज उसे अपनी पत्नी का दर्जा देने में बहुत अजीब लग रहा था। आगे भी बताओ क्या बात है? बीच में मायरा बोलती है। करण ने हम दोनों को अपने फंक्शन में बुलाया है। यह बात सुनकर मायरा रोहन की आंखों में झांकती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था ना जाने कितनी तकलीफ छुपी हुई है। क्या तुम फंक्शन में चलना पसंद करोगी या नहीं? आप मेरे पति परमेश्वर हो, इनकार करने का तो कभी सोच भी नहीं सकती। अगर आप मुझे नरक में भी अपने साथ ले जाने की बात करोगे तो मैं साथ चल दूंगी। वह ताने मारते हुए बोलती है, बड़ी धीमी आवाज में। अच्छा यह बताओ, तुम्हारे पास कपड़े तो हैं अच्छे फंक्शन में पहनने के लिए? कोई अच्छी सी गाउन या फिर वेस्टर्न आउटफिट? आपने मुझे कभी वेस्टर्न ड्रेस पहनते हुए देखा है, लेकिन आज मैं तुम्हें वेस्टर्न ड्रेस में ही देखना चाहता हूँ। वैसे एक बात बोलूँ, मुझे वेस्टर्न ड्रेस में आप देखना चाहते हो या फिर किसी को दिखाना चाहते हो? मायरा की बात सुनकर रोहन चौंक जाता है। मतलब क्या है तुम्हारा, क्या कहना चाहती हो? रोहन गुस्से में पूछता है। छोड़ो भी, मतलब की बात बाद में कर लेना, अभी मेरे साथ पास वाले मार्केट में चलो। मैं किसी अच्छी दुकान से एक वेस्टर्न ड्रेस खरीद लेता हूँ। चलो, समय नहीं है ज़्यादा। कहते हुए रोहन अपनी कार की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन मैं जाना नहीं चाहती। अचानक मायरा अपनी जगह पर रुक जाती है। क्यों नहीं जाना चाहती हो? दूर से ही रोहन पूछता है। क्योंकि मैंने कभी वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनी और आज भी नहीं पहनना चाहती हूँ। क्यों नहीं पहनना चाहती हो, उसमें बुराई क्या है? गुस्से में आकर उसके सामने एक रोहन खड़ा हो जाता है। तो फिर वेस्टर्न ड्रेस में अच्छाई क्या है? तपाक से मायरा रोहन को बोलती है। क्या इतनी अच्छाई कम है कि मुझे वेस्टर्न ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं आज तुम्हें पहनने के लिए कह रहा हूँ? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे वेस्टर्न ड्रेस पहनने के लिए कहा। लेकिन आपने कहा होता तो मैं ज़िंदगी भर वेस्टर्न ड्रेस पहनने के लिए तैयार हो जाती। लेकिन अफ़सोस ये है कि आपकी फरमाइश मेरे लिए सिर्फ़ एक दिखावा है। मायरा गुस्से में रोहन को सुना देती है, जिसे सुनकर रोहन चौंक जाता है। रुको, मैं अभी आती हूँ, माँ को बताकर कि मैं आपके साथ कुछ कपड़े लेने बाहर जा रही हूँ। रोहन मायरा को मॉल से बड़ी सुंदर वेस्टर्न आउटफिट दिलवाता है। मायरा अच्छे से तैयार होकर जब बेडरूम से बाहर निकलती है, अचानक रोहन की नज़र उस पर पड़ जाती है, जिसे देखकर उसका मुंह खुला और आंखें फटी रह जाती हैं। पहली नज़र में तो मायरा को पहचान नहीं पाता, क्योंकि वह घर पर साधारण से कपड़े में बिल्कुल सीधी सादी और हमेशा साधारण दिखती थी। लेकिन आज तो उसने कहर ढा दिया। देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई मॉडल सुंदर ड्रेस में तैयार होकर बाहर निकल रही हो। खूबसूरत पिंक और येलो कलर की महंगी ड्रेस में बेहद खूबसूरत दिख रही थी। उसके साथ मैचिंग सैंडल और ज्वेलरी, खुले बाल और हल्के मेकअप में सचमुच परी दिख रही थी मायरा। लेकिन क्या फ़ायदा, रोहन उसे इतना भी नहीं बता सकता था कि आज वह कितनी खूबसूरत दिख रही है। मायरा, तुम तैयार हो चुकी हो तो चलें? मायरा उसके करीब आते हुए कहती है। जी बिल्कुल, और उसके साथ आगे बढ़ने लगती है। हॉल में दोनों एक साथ पहुंचते हैं, तभी सामने सोफे पर बैठी माँ दिख जाती है
उन दोनों को एक साथ इतने अच्छे से तैयार होकर जाते हुए देखकर दोनों हाथों से उनकी बधाइयाँ लेती है और कहती है, भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, ऐसे ही तुम दोनों की जोड़ी बनी रही। अच्छे से जाना बेटा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। जी माँ, बिल्कुल आप समय पर खाना खाकर सो जाना। हो सकता है आने में देर हो जाए। कहता हुआ रोहन आगे बढ़ जाता है। कार स्टार्ट करते हुए कहता है, मैंने गाड़ी में करण की वाइफ के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट रखा है। उसे तुम अपने हाथों से दे देना। अपने हाथों से क्यों दूंगी? हम दोनों साथ में क्यों नहीं दे सकते? आप क्या मुझसे अलग हो? जी बिल्कुल। रोहन गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहता है, कहने को तो मैं भी बहुत कुछ कह सकती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि सुनने के बाद आपको तकलीफ हो। मेरी तकलीफ से तुम क्यों डरती हो? अपनी तकलीफ से डरो कि तुमने जो किया है उसके कारण तुम्हारी पूरी ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है। मैं जो सज़ा तुम्हें दे रहा हूँ तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इससे पहले कि रोहन कुछ कहता, मायरा की माँ का फ़ोन आ जाता है। हेलो, मैं रोहन बोल रहा हूँ। खुश रहो बेटा, कैसे हो? दूसरी तरफ से किसी औरत की आवाज़ आ रही थी जिसे सुनकर रोहन पहचान नहीं पा रहा था। हेलो आंटी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप कौन हो? बेटा, मैं मायरा की मम्मी बोल रही हूँ। मायरा की मम्मी? मायरा की ओर देखते हुए रोहन बोलता है। रोहन के मुंह से अपनी माँ की बात सुनकर मायरा बुरी तरह से चौंक जाती है। आप कैसी हैं माँ? ना जाने आज रोहन किस मूड में था कि वह मायरा की मम्मी से उनका हालचाल पूछ रहा था, वरना पहले कभी इतनी तमीज़ से बात नहीं की थी उसने। थोड़ी देर बाद बातचीत होने के बाद अपना फ़ोन मायरा की ओर बढ़ा देता है और कहता है, लो अपनी माँ से बात करो। मायरा मेरी बेटी, मेरी बच्ची कैसी है? इतने दिनों से कोई खोज खबर नहीं और ना ही अपना हाल चाल बताती है। बहुत प्यार से माँ पूछ रही थी। ऐसा कुछ नहीं है माँ, घर के काम और माँ की देखभाल करने में समय गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। फिर मैं आपसे बात भी कैसे करती? आपके पास तो फ़ोन है ही नहीं। ठीक है माँ, अभी मैं रास्ते में हूँ, एक फंक्शन अटेंड करने जा रही हूँ। अभी बात नहीं कर सकती, फ्री होकर खुद कॉल करूँगी। ठीक है मायरा बेटा, भगवान तुम दोनों को ऐसे ही खुश रखे। हम बाद में बात कर लेंगे। अपना और रोहन का ख्याल रखना। जी माँ, कहते हुए मायरा फ़ोन कट कर देती है। माँ से बात करके मायरा का दिल हल्का हो जाता है और कार में बैठे बैठे अपने अतीत के पन्नों में खो जाती है। उस दिन की बात है, लगभग 4 घंटे दुल्हन बनी बैठी इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उसके इंतज़ार से बेखबर न जाने वह कहाँ गुम था। उसे आज रात का कुछ होश नहीं था कि उसका इंतज़ार कोई कर रहा है। बेडरूम में बैठकर सुबह के लगभग 5 बज चुके थे जब वह नशे की हालत में कमरे में आता है। पलंग पर सर रखे मायरा उसका इंतज़ार कर रही थी, जिसे देखते ही वह खड़ी हो जाती है। रोहन कमरे में आकर सीधा बेड पर बैठ जाता है और वहीं पड़े पड़े लुढ़क जाता है। रोहन मायरा पर एक नज़र डालना भी गवारा नहीं समझता, बल्कि वह सोने की कोशिश करने लगता है। टू बी कंटिन्यूड।